और जहर देने के लिए उस तक रसाई नहीं हो सकती थी। उन दोनों ने हरम की सबसे ज्यादा चालाक मुलाजिमा को एतमाद में ले रखा था। उसे इनाम व इकराम देती रहती थीं। जब हसद की इंतहा ने उनकी आंखों में खून उतार दिया तो उन्होंने उस मुलाजिमा को मुंह मांगे इनाम का लालच देकर अपना मृदुआ बयान कर दिया। यह मुलाजिमा बड़ी खुरांट और मंझी हुई औरत थी। उसने कहा, सालार की रिहाइशगाह में जाकर झकोई को जहर देना मुमकिन नहीं। मौका महल देखकर उसे खंजर से कत्ल किया जा सकता है। उसके लिए वक़्त चाहिए। उसने वादा किया कि वह जकोई की नकल व हरकत पर नजर रखेगी। हो सकता है कोई मौका जल्दी निकल आए। उस जराइम पेशा औरत ने यह भी कहा कि अगर कोई मौका न निकला तो हशीशीन की मदद हासिल की जाएगी, मगर वह मुआवजा बहुत ज्यादा लेते हैं। दोनों लड़कियों ने उसे यकीन दिलाया कि वह ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देने को तैयार हैं। नाजी बेहद गुस्से के आलम में अपने कमरे में टहल रहा था। जकोई उसे ठंडा करने की बहुत कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। आप मुझे उसके पास जाने दें, जकोई ने चौथी बार कहा। मैं उसे शीशे में उतार लूंगी। बेकार है, नाजी ने गरज कर कहा। वह कमबख्त हुक्मनामा जारी कर चुका है जिस पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुझे उसने कहीं का नहीं रहने दिया। उस पर तुम्हारा जादू नहीं चल सका। मुझे मालूम है कि मेरे खिलाफ साजिश करने वाले कौन लोग हैं। वह मेरी उभरती हुई हैसियत से हसद करते हैं। मैं अमीर मिस्र बनने वाला था। मैंने यहाँ के हुक्मरानों पर हुकूमत की है, हालांकि मैं मामूली सा सालार था। अब मैं सालार भी नहीं रहा। उसने दरबान को अंदर बुलाकर कहा कि औरोश को बुला लाए। उसका हमराज और नायब औराश आया तो नाजी ने उसके साथ भी उसी मौजू पर बात की। उसे वह कोई नई खबर नहीं सुना रहा था। औरोश के साथ वह सलाहुद्दीन अय्यूबी के नए हुक्मनामे पर तफसीली तबादला ख्यालात कर चुका था, मगर दोनों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सोच नहीं सके थे। अब उसके दिमाग में एक कार्रवाई आ गई थी। उसने औरोश से कहा, मैंने जवाबी कार्रवाई सोच ली है। क्या? बगावत, नाजी ने कहा। औरोश चुपचाप उसे देखता रहा। नाजी ने कहा, तुम हैरान हो गए? क्या तुम्हें शक है कि यह 50,000 सूडानी फौज हमारी वफादार नहीं? क्या यह सलाहुद्दीन अय्यूबी की निस्बत मुझे और तुम्हें अपना हाकिम और बहीख्वाह नहीं समझती? क्या तुम अपनी फौज को यह कहकर बगावत पर आमादा नहीं कर सकते कि तुम्हें मिस्रियों का गुलाम बनाया जा रहा है और मिस्र तुम्हारा है? औरोश ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इस इकदाम पर गौर नहीं किया था। बगावत का इंतजाम एक इशारे पर हो सकता है, लेकिन मिस्र की नई फौज बगावत को दबा सकती है और उस फौज को कमक भी मिल सकती है। हुकूमत से टक्कर लेने से पहले हमें हर पहलू पर गौर कर लेना चाहिए। मैं गौर कर चुका हूं, नाजी ने जवाब दिया। मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 प्यांबर तैयार करो। उन्हें बहुत दूर जाना है। आओ, मेरी बातें गौर से सुन लो। कोई, तुम अपने कमरे में चली जाओ। जकोई अपने कमरे में चली गई और वह दोनों सारी रात अपने कमरे में बैठे रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दोनों फौजों को मुद्गम करने का वक़्त साल रोज मुकर्रर किया था। कागजी कार्रवाई होती रही। नाजी पूरी तरह मदद करता रहा। 4 रोज गुजर चुके थे। उस दौरान नाजी एक बार फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी से मिला, लेकिन उसने कोई शिकायत न की। तफसीली रिपोर्ट देकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को मुतमईन कर दिया कि 7वें रोज दोनों फौजें एक हो जाएंगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के नायबीन ने भी उसे यकीन दिलाया कि नाजी दयांतदारी से मदद कर रहा है, मगर अली बिन सुफियान की रिपोर्ट किसी हद तक परेशान कून थी। उसकी इंटेलिजेंस सर्विस ने रिपोर्ट दी थी कि सूडानी फौज के सिपाहियों में बेइत्मीनानी और अबतरी सी पाई जाती है। वह मिस्री फौज में मुदग्गम होने पर खुश नहीं। उनके दरमियान यह अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि मिस्री फौज में मिलकर उनकी हैसियत गुलामों जैसी हो जाएगी। उन्हें माले गनीमत भी नहीं मिलेगा और उनसे बार बर्दारी का काम लिया जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें शराब नोशी की इजाजत नहीं होगी। अली बिन सूफियपन ने यह रिपोर्ट सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा दी। अय्यूबी ने उसे कहा कि यह लोग तवील मुद्दत से ऐश कर रहे हैं। उन्हें नई तब्दीली यकीनन पसंद नहीं आएगी। मुझे उम्मीद है कि वह नए हालात और माहौल के आदी हो जाएंगे। उस लड़की से मुलाकात हुई या नहीं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने पूछा। नहीं, अली ने जवाब दिया। उससे मुलाकात मुमकिन नजर नहीं आती। मेरे आदमी नाकाम हो चुके हैं। नाजी ने उसे कैद कर रखा है। उससे अगली रात का वकिया है। रात अभी अभी तारीख हुई थी।
जकोई अपने कमरे में थी, नाजी औरोश के साथ अपने कमरे में था। उसे घोड़ों के कदमों की आवाजें सुनाई दीं। उसने पर्दा हटाकर देखा, बाहर के चिरागों की रोशनी में उसे दो घोड़ा सवार घोड़े से उतरते दिखाई दिए। लिबास से वह ताजिर मालूम होते थे, लेकिन वह घोड़ों से उतरकर नाजी के कमरे की तरफ चले तो उनकी चाल बताती थी कि वह ताजिर नहीं। इतने में औरोश बाहर निकला। दोनों सवार उसे देखकर रुक गए और औरोश को सिपाहियों के अंदाज से सलाम किया। औरोश ने उनके गिर्द घूमकर उनके लिबास का जायजा लिया। फिर उन्हें कहा, हथियार दिखाओ। दोनों ने फुर्ती से चोगे खोले और हथियार दिखाए। उनके पास छोटी तलवारें और एक एक खंजर था। औरोश उन्हें अंदर ले गया। दरबान एक तरफ खड़ा था। जकोई गहरी सोंध में खो गई। वह कमरे से निकली और नाजी के कमरे का रुख किया, मगर दरबान ने आते ही उसे दरवाजे पर रोक लिया और कहा कि उसे हुक्म मिला है कि किसी को अंदर न जाने दो। कोई को वहां ऐसी हैसियत हासिल हो गई थी कि वह कमांडरों पर भी हुक्म चलाने लगी थी। दरबान के रोकने से वह समझ गई कि कोई प्रास बात है। उसे याद आया कि 2 रातें पहले नाजी ने उसकी मौजूदगी में औरोश से कहा था, मैं ईसाई बादशाहों को मदद के लिए बुला रहा हूं। तुम 2 पयाम्बर तैयार कर दो, उन्हें बहुत दूर जाना है। और फिर जकोई को अपने कमरे में चले जाने को कहा था और उसने बगावत की बातें भी की थीं। ये सब कुछ सोचकर वह अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और नाजी के खास कमरे के दरमियान एक दरवाजा था जो दूसरी तरफ से बंद था। उसने उस दरवाजे के साथ कान लगा दिए। उधर की आवाजें धीमी थीं। उसे कोई बात समझ न आई। कुछ देर बाद उसे नाजी की बड़ी साफ आवाज सुनाई दी। उसने कहा, आबादियों से दूर रहना। अगर कोई शक में पकड़ने की कोशिश करे तो सबसे पहले यह पैगाम गायब करना। जान पर खेल जाना। जो भी रास्ते में हाइल हो उसे खत्म कर देना। तुम्हारा सफर 4 दिनों का है। 3 दिनों में पहुंचने की कोशिश करना। सिमत याद कर लो, शुमाल मशरिक। दोनों आदमी बाहर निकले। जकोई भी बाहर आ गई। उसने देखा कि वह दोनों घोड़ों पर सवार हो रहे थे। नाजी और औरोश भी बाहर खड़े थे। सवारों को अलविदा कहने निकले होंगे। सवार बहुत तेजी से रवाना हो गए। नाजी ने जकोई को देखा तो उसे बुलाकर कहा, मैं बाहर जा रहा हूं, काम बहुत है, तुम आराम करो। अगर अकेले दिल न लगे तो इरम में घूम फिर आना। हां, जकोई ने कहा, जब से आई हूं बाहर नहीं निकली। नाजी और औरोश घले गए। जकोई ने छूगा पहना, कमर बंद में खंजर छुपाया और हरम की तरफ चल पड़ी। वह जगह चंद 100 गज दूर थी। वह नाजी पर यह जाहिर करना चाहती थी कि वह हरम में गई थी। दरबान को भी उसने यही बताया। हरम में दाखिल हुई तो वहां की रहने वालियों ने उसे हैरान होकर देखा। वह पहली बार वहां गई थी। सबने उसका इस्तकबाल एहतराम और प्यार से किया। उन 2 लड़कियों ने भी उसे खुश आमदीद कहा जो उसे कत्ल कराना चाहती थीं। जकोई सबसे मिली, हर एक के साथ बातें की और वापस चल पड़ी। वह खुरांट मुलाजिमा भी वहीं थी जिसे उसके कत्ल के लिए कहा गया था। उसने जकोई को बड़ी गौर से देखा। जकोई बाहर निकल गई। हरम वाले मकान और नाजी की रिहाइशगाह का दरमियानी इलाका ऊंचा नीचा था और वीरान। जकोई हरम से निकली तो नाजी के रिहाइश गाह की तरफ जाने की बजाय बहुत तेज तेज दूसरी सिमत चल पड़ी। उधर एक पगडंडी भी थी, लेकिन जकोई उससे जरा दूर हटकर जा रही थी। उससे 15-20 कदम पीछे एक स्याह काला साया चला जा रहा था। वह कोई इंसान ही हो सकता था, मगर